जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, डॉलर अमेरिका का, ट्रेजरी मार्केट अमेरिका का, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर की स्क्रीन पर अब भारत का सरकारी बॉन्ड भी एक क्लिक की दूरी पर है। 9 जुलाई 2026 ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। ब्लूमबर्ग ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए अपना जो पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट किया। समझिए इसका मतलब, एलिजिबल फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड के ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस कर सकता है। वर्क फ्लो डोमेस्टिक पार्टनर जो है वो बैंक के थ्रू आरबीआई रेगुलेट एनडी एसओएम जो आर्किटेक्ट है उससे कनेक्ट होता है। यानी भारत का जो सॉवरेन डेट है और जो मार्केट है वो दुनिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए अब डिजिटली जो है वो एक्सेसिबल रहेगा। और टाइमिंग यहाँ पर देखने की जरूरत है, क्योंकि जून में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिकॉर्ड लेवल पर पैसा लगाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एफपीआई बाइंग है वो 55,000 जो करोड़ है उससे भी ज्यादा रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल वर्कफ्लो, तो सवाल अब ये है कि क्या इंडियन बॉन्ड्स जो हैं वो ग्लोबल फाइनेंस के नेक्स्ट जो बिग ट्रेड बनने वाले हैं। क्योंकि दुनिया को अगर लेकर हम सवाल करते हैं तो दुनिया जो है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बाद अब जो इंडिया की सॉवरेन डेट स्टोरी है उस पर भी बेट लगा रहा है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है। और क्या अमेरिका, लंदन, सिंगापुर और जो हांगकांग के बाद जो बॉन्ड मार्केट्स, जो बॉन्ड डेस्क हैं, उन पर इंडियन जीसेक की जो लिक्विडिटी और जो विजिबिलिटी है वो ड्रामेटिकली जो है वो बदलने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंटरनेशनलाइज करके ग्लोबल जो कैपिटल है उसका नया मैग्नेट बना रहा है। लेकिन पिक्चर का दूसरा यहाँ पर रुख भी है। फॉरेन मनी आएगा तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी, जो बॉन्ड यील्ड्स है उस पर प्रेशर भी आ सकता है, गवर्नमेंट बोरिंग कॉस्ट को सपोर्ट मिल सकता है, रुपी और जो फॉरेक्स फ्लो है उसको भी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जो ग्लोबल जो कैपिटल है वो परमानेंट दोस्त नहीं होता है। यूएस फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी बदली, ग्लोबल रिस्क जो है ऑफ हुआ और जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी फूटा, तो क्या वही फॉरेन मनी इंडियन बॉन्ड से रैपिडली एग्जिट भी कर सकता है? क्या भारत जो है वो ग्लोबल लिक्विडिटी का बेनिफिशियरी बन रहा है, या फिर ग्लोबल वॉलेटिलिटी के लिए अपना जो सॉवरेन डेट मार्केट है अब एक्सपोज कर रहा है? और एक और स्ट्रेटेजिक सवाल कि आरबीआई ऑफशोर सेटलमेंट को लेकर कॉशियस रहा है, तो क्या भारत का मॉडल क्लियर है? ग्लोबल एक्सेस बढ़ाओ लेकिन सेटलमेंट और जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो इंडिया के आर्किटेक्चर में रखो। ये फाइनेंशियल ओपनिंग है लेकिन कंट्रोल्ड ओपनिंग। दोस्तों, मैं हूं बरजैदी और आज हम पूछेंगे ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर इंडियन बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेड सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेडलाइन है या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में भारत की बढ़ती क्रेडिबिलिटी का सिग्नल। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा और इस पर एक बार फिर से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उनका जो इंटरेस्ट है वो अचानक इतना स्ट्रांग क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल क्या है। जो ब्लूमबर्ग टर्मिनल जो है विश्व के अंदर वो एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। अंबर जी, इसके अंदर जो है इक्विटीज, बॉन्ड्स, करेंसीज और कमोडिटीज जो है वो लिस्ट होती है। एक तरह से रियल टाइम मार्केट डेटा एनालिटिक्स, न्यूज और इसके जितने भी ट्रेडिंग टूल्स है वो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक इनबिल्ट एआई फीचर भी है। सबसे बड़ी बात है कि भारत इसके द्वारा अपना जो रुपया है वो इंटरनेशनलाइज कर रहा है। मैंने बार बार आपको बोला है कि रुपया इंटरनेशनलाइजेशन के तीन बड़े, बहुत बड़े एक तरह से केंद्र बिंदु है। एक तो है हमारा जो यूपीआई है वो जितनी कंट्रीज में यूज होगा उतना ज्यादा इंटरनेशनलाइज होगा, और उससे क्या है, फॉरेन रेमिटेंसेस जो अभी कम से कम 140 बिलियन डॉलर है वो भारत के अंदर आते हैं। सेकेंड होता है ट्रेड, जो इनवॉइसिंग होता है वो इंडियन रुपीज में होता है। और थर्ड जो होता है वो एक बॉन्ड मार्केट होता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को भारत के अंदर इन्वेस्ट करना रहता था तो उसको एक कंबरसम प्रोसेस के थ्रू एक तरह से लिस्टिंग होती थी।
देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बॉन्ड मार्केट है, एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है बोरो करती है और उसके ऊपर कूपन इंटरेस्ट रेट देता है। अब सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि इसके कारण जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो डायरेक्टली जो है ब्लूमबर्ग टर्मिनल के द्वारा, वो एक तरह से उसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा वो इमीडिएटली बाई कर पाएंगे। जो प्रोसेस पहले 1 दिन 2 दिन लगता था, अब एक तरह से आप सोच लीजिए कि पूरा जो ट्रेडिंग प्रोसेस है, ऑर्डर प्लेसमेंट, प्राइस डिस्कवरी, और एक तरह से आप देखिए कि जितने भी मैनुअल स्टेप्स थे वो सब एलिमिनेट हो चुके हैं, जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ती है। और आप ये भी देखिए कि एग्जीक्यूशन स्पीड और एरर्स भी नहीं होता है। इससे आप देख लीजिए, जब भी आप देख लीजिए, पहले आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, ब्रोकर्स को कॉल करते थे। अब जब आपके सामने एप्स आ गए हैं तो एक तरह से विस्फोट हो गया है। देश के अंदर आज 24 करोड़ डीमैट अकाउंट है। समझ लीजिए ये वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। एक और एक चीज आप ये भी देखिए कि जो भारत का जो बॉन्ड है वो अब इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भी आ चुका है। अब ग्लोबल जो पोर्टफोलियो इनफ्लोज होंगे, अगर वो 100 करोड़ 100 बिलियन डॉलर्स अगर अलोकेट होते हैं, तो इंडिया का शेयर इसके अंदर 10% है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एक तरह से भारत का जो रुपया है वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। हमारा जो डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट है उसके ऊपर उसकी इंटरनेशनल अपील बढ़ जाती है। और देखिए रुपया भी स्ट्रेंथन होता है क्योंकि जो कैपिटल है कंटिन्यूसली आ जाता है। अंबर जी, आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट होता था ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, जीसेक्स के ऊपर, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता था वो विदेशी निवेशकों के लिए एक तरह से कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया था। कैपिटल गेन्स टैक्स वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसके कारण आप देखिए इमीडिएटली 40,000 करोड़ जो है भारत के जो बॉन्ड मार्केट में आए। इससे पहले पिछले 6 महीने में भारत से 2,85,000 जो पैसा था, जो ये 2.85 लाख करोड़ जो मनी था, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है कि लंबी अवधि के लिए होता है, जब स्टेक 10% से ऊपर होता है। और ये एफपीआई है, इसको अट्रैक्ट करना जरूरी था। यहाँ पर सस्टेन जो है आउटफ्लोज हो रहे थे और उसी लेकिन उमेश जी बताइए, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो उससे लिक्विडिटी जो है वो कितनी इंप्रूव हो सकती है? देखिए अंबर जी, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आप ये देख लीजिए, जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो एक क्लिक के ऊपर कर सकता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एफपीआई इन्वेस्टर था, वो फोन करता था, ईमेल करता था कि इंडियन पीएसयूज के पास कि भैया आपके पास कौन सा बॉन्ड है, तो वो उनको ईमेल भेजते थे, फिर पैसा वो लोग उधर डालते थे। अब ये एंटायर प्रोसीजर जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिकली होने के कारण, और आप ये भी देखिए कि भारत ने अपने रूल्स भी जो हैं वो भी बहुत स्ट्रीमलाइन किए हैं, ताकि एक तरह से सस्टेन जो है पैसा, विदेशी पैसा को हम एक तरह से अट्रैक्ट कर सके। अमर जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप देखेंगे कि भारत का रुपया स्ट्रांग होगा, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, भारत को विदेशी डेब्ट जो है वो कंटिन्यूसली मिलता है, तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है। रुपया जब अगर स्ट्रांग होता है तो हमारा एक फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाता है। आप ये भी देखिए कि जिसके कारण आप ये जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर भी काबू किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो निर्मला सीतारमन जी ने लिया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब उनको लगा कि रुपया 100, जब डॉलर 100 रुपया हो सकता है, तब उन्होंने 97 पहुंचा था, तब से चालू किया है। और उसके बाद आप देखिए कि रुपया कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा एक तरह से स्ट्रांग हो रहा है। अभी तो ऐसी बात है कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो हैं भारत के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर उन्होंने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, अंबर जी मैं आपको बोल देता हूं कि रुपया जल्दी से जल्दी 10% जो है अप्रिशिएट हो सकता है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ब्लूमबर्ग टर्मिनल में आने का मतलब ये है कि भारत का बॉन्ड मार्केट वाइब्रेंट होने वाला है। मतलब बहुत सारे लोग जो है
जी, इन तो मुझे एक बार बताइए, आपने इंडियन बॉन्ड्स की बात की, तो इंडियन बॉन्ड्स में जब मैसिव फॉरेन इन्फ्लो हो, तो वो रुपी को स्ट्रेंथन करेंगे या फिर आरबीआई की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे? जब पैसा आता रहेगा ना अंबर जी, कंटिन्यूसली पैसा आता रहेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट अभी समझ लीजिए अपने बॉन्ड 6.7 6.8 पे बेचती है, तो वो बोल सकती है कि मैं अभी आपको 6.5 में दूंगी, और आप ये देखिए आउटफ्लो भी हमारा कम हो जाएगा, और जिसके कारण आप देखिए कि उससे जो होगा, हम जो है अपने जो हाई जो लोन्स है उसको रिटायर करके हम लोअर रेट पे वापस ले सकते हैं। इससे फर्क पड़ता है अंबर जी, बहुत फर्क पड़ता है। और आप ये ओके। भी देखिए कि जिस हिसाब से हमने जो कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट रेसिप्ट्स के ऊपर हमने जो टैक्सेस हटाए हैं, उससे विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ब्लूमबर्ग टर्मिनल अगर वो आपका बॉन्ड अपने टर्मिनल में यू लिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब मार्केट में डिमांड होती है तो ब्लूमबर्ग भी ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहेगा। एक तरह से फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, और भारत के जी। अंदर जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो मोदी सरकार अच्छी तरह से कर रही है। वो अपने हुँ, खर्चे जो हैं वो एक तरह से नियंत्रित करके रखी है। पाकिस्तान के जैसे नहीं है कि हर टाइम पे भीख मांगने चले जाए। तो ये जो है भारत सरकार एक तरह से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनका जो टारगेट्स है वो कंटिन्यूअसली वो एक तरह से अचीव करिए। इसके कारण विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 15 साल, 30 साल, 40 साल के बॉन्ड पेपर्स आते हैं, और ये एक जी। तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अग्रेसिवली बाय करें, तो क्या जो डोमेस्टिक बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अ, उनके बॉन्ड मार्केट डायनामिक्स कैसे बदलेंगे? देखिए ये जो भारत के G-सेक्स है जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला जाता है, इसके अंदर मैक्सिमम जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं, और एफपीआई करते हैं। अब धीरे धीरे आप देखिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं अगर वो लंबी अवधि के लिए भारत के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके कारण इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है गवर्नमेंट का। लोगों को भी एक तरह से होता है कि पैसा आ रहा है इधर, स्टेबिलिटी है इधर मार्केट में। और आप ये देखिए बॉन्ड मार्केट जब स्टेबलाइज होता है उसके बाद इक्विटी मार्केट के अंदर भी रैली आती है, क्योंकि लोगों को उस कंट्री के बाद उनकी कंपनियों पे भी ध्यान लगाते हैं। वो देखते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते जा रहे हैं सारी कंट्रीज के साथ, आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर बहुत सारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई नहीं, फॉर एफडीआई इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाला है। और इसी मद्देनजर आप देखिए कि हमने अभी ईयू के साथ डील साइन की है, यूके के साथ साइन कर दिए, और न्यूजीलैंड के साथ तो हमने अभी कंप्लीट करके आ ही चुके हैं। दिस शोज कि इंडियन मार्केट इज गोइंग टू गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इससे एक तरह से रैशनलाइज भी किया जा रहा है। बॉन्ड मार्केट के बाद इक्विटी मार्केट के अंदर भी इनफ्लोज आएंगे, एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर द इक्विटी मार्केट एज वेल। अंबर जी, जी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो सरकार की देनदारी, इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो कम हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि हुँ, रुपया स्ट्रांग होता है। रुपया स्ट्रांग होने से आप देखिए कि डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इन्फ्लेशन कम होता है, उसके बाद लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम से कंजम्पशन बढ़ता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हुँ, इसी एक तरह से इन्वेस्टमेंट साइकिल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टार्ट हुँ। से आप देखिए कि भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ जाती है। ये एक तरह से जी। साइकिल है, मतलब आप समझ लीजिए दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसेस। और जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं 40,000 करोड़ के, दिस हुँ, इटसेल्फ इज अ टेस्टिमोनियल। और लास्ट ईयर हुँ, तो जेपी मॉर्गन ने हमें एक तरह से इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में रख दिया है, जिसमें हमारा जो हुँ। शेयर है 10% है। तो इससे आप समझ लीजिए कि भारत के ऊपर तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अभी निर्मला सीतारामन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको विदेशी कैपिटल की भी जरूरत है, और सरकार जी, बहुत दिनों के बाद उन्होंने अच्छे फैसले लिए हैं। और डोमेस्टिक इकोनॉमी और फॉरेन कैपिटल के कारण बिल्कुल। देश के अंदर हाँ, एक तरह से प्रगति का जो बीज है
उन्होंने फर्स्ट टाइम रखा है आफ्टर 2 years इन द थर्ड टर्म। जी, उमेश जी एक बार बताइए, आरबीआई जो है वो ऑफशोर सेटलमेंट्स को लेकर इतना ज़्यादा कॉशियस क्यों है? देखिए, आरबीआई को बहुत एक तरह से करेंसी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। उसको हुँ, ये भारत का मार्केट बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। देखिए, 1 हुँ, साल में आप विदेश में $2,50,000 से बाहर नहीं बेच सकते। ये भारत का एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखा है। बट अब ऐसा है कि अगर सस्टेन इन्फ्लोज़ आता है, तो हम फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे भी जा सकते हैं। हम ये रेस्ट्रिक्शंस भी हट जाएगा। इसके कारण आप देख सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि इंडियन ग्लोब बॉन्ड मार्केट में डेप्थ बढ़ेगी। विदेशी इन्वेस्टर्स इंडियन रुपी के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम हुँ, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात करते हैं कि आज कितना परसेंटेज है, वैसे ही लोग हुँ, इंडियन ट्रेजरी बॉन्ड्स के क्या रेट है उसके ऊपर हुँ, बात करेंगे। मेरे ख्याल से अभी 6.7% कुछ है। तो वो हुँ, सब चीज बताता है अमरजीत कि जितना कम आपका इंटरेस्ट रहता है, उससे हुँ, आपकी इकोनॉमी की एक तरह से स्ट्रांगनेस, जो इकोनॉमी के अंदर जो डेप्थ है, इकोनॉमी की स्ट्रांग जो जो इकोनॉमी कितनी मजबूत है, वो हुँ, इंडिकेशन मिलता है। दिस इज जी। वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा उमेश जी एक बात बताइए कि क्या जी-सेक्स जो है वो इंडिया का फ्यूचर में यूएस ट्रेज़रीज़ का अल्टरनेटिव नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि ग्लोबल पोर्टफोलियोज़ का मेजर डाइवर्सिफिकेशन एसेट बन सकता है क्या? देखिए, अभी हमने अपना जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है हुँ, 242 बिलियन डॉलर से 181 बिलियन डॉलर्स कर लिया है। हम हुँ, बात कर रहे हैं रूपी येन ट्रेड सेटलमेंट विद जापान। हम बात कर रहे हैं कि इजराइल और इंडिया जो है आपस लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अभी मोदी जी इंडोनेशिया जाके आए और न्यूजीलैंड जाके आए, वहां पर यूपीआई पेमेंट्स चालू होने वाला है, सेचल्स में चालू होने वाला है। कम से कम 23 से 24 कंट्री के अंदर बातचीत चल रही है और मेरे हिसाब से 10 में ऑपरेशनल हो चुका है। इससे आप देखिए कि भारत का जो रुपया है वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे जब फ्लोज आते हैं नंबर जी, तो एक तरह से लोग जो हैं भारत का जो करेंसी है उसको वैल्यू करेंगे, और इंडियन जो डेप्थ है, जो गवर्नमेंट का जी6 है, उसको भी वैल्यू करेंगे। तो हुँ, भारत जो है अपनी जो होल्डिंग है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की, वो खुद ही कम कर रहा है और उसको रिप्लेस कर रहा है विद लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट विद अमंग डिफरेंट कंट्रीज। तो हुँ, इसमें मेरा ये मानना है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस, भारत का जो पहले होल्डिंग है उसको जी6 जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसमें कम होने से, तो फाइनली आप देखेंगे कि जो रुपी और लोकल करेंसी के सेटलमेंट में पूरा ट्रांजैक्शन पैसा उधर ही रहने वाला है, और उसका कंट्रोल जो सॉवरेन कंट्रोल रहेगा वो भारत के पास होगा। आज रशिया के साथ देख लीजिए, रशिया के साथ हम जो ट्रेड कर रहे हैं रुपी और रूबल में कर रहे हैं। रशिया के पास अक्यूमुलेटेड रुपीज है, मतलब उसने जो रुपीज कमाए हैं भारत से, वो रुपीज वो वापस भारत के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा है। वो भारत के पोर्ट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, भारत के बायोटेक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। उसने ऑलरेडी 50,000 करोड़ भारत के रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया है, और जो वैगन्स बनते हैं वो सीधा जाते हैं रशिया के अंदर। एक तरह से आप देखिए कि जो पैसा कमाया जाता है, जो रशिया कमा जी, रहा है, वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। और एक चीज जी, इसमें ये भी देखिए कि भारत भी रशिया के साथ क्या कर रहा है, वो रशिया के अंदर प्लांट्स लगा रहा है। मेक इन हुँ, रशिया फॉर इंडिया, दोनों तरह से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप चल रहा है। ऊपर से रशियंस को अलाउ कर दिया है कि भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चाहते तो भारत के जी6 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे एक तरह से भारत के मार्केट की डेप्थ बढ़ती है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़ती है। मतलब आप ये देखिए सबको बेनिफिट होता है। ये इससे क्या होता है, डॉलर के हटने से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हट जाता है। एक तरह से आप देखिए जो सेटलमेंट है वो कुछ सेकंड्स में होता है। अभी जो स्विफ्ट सिस्टम में होता है वो कम से कम 24 टू 36 आवर्स लगता है अंबर जी, जिसके कारण हमारे कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनको वर्किंग कैपिटल जल्दी मिलेगा। और क्या डीलिंग हम कर रहे हैं रशिया की, इसकी हुँ, इंफॉर्मेशन, जो इनवॉइसिंग की डिटेल्स पहले अमेरिका को मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो इससे जी, हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और बिल्कुल। अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस है, ये मतलब आप समझ लीजिए बहुत बड़ी न्यूज तो नहीं लगती है, पर इस कदम के द्वारा जो बेनिफिट आप देख रहे हैं
वो ओवरऑल भारत के इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी में बहुत कारगर सिद्ध होगा और आप देखेंगे भारत एक उभरती हुई एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। और लोगों को जब ट्रस्ट होगा भारत के ऊपर तो भारत की करेंसी पे भी ट्रस्ट होगा, भारत के डेब्ट के अंदर ऊपर भी उनको ट्रस्ट होगा। और दुनिया अडॉप्ट कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है भारत के साथ। अल्टीमेटली इसका गोल यही है कि हम जो है जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी करना है, दिस इज द फाइनल गोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से अमर जी। जी, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट हेडलाइंस बनाता है, लेकिन बॉन्ड मार्केट जो है वो इकोनॉमी से लाता है। गवर्नमेंट रोड बनाती है, रेलवे एक्सपेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करती है और फिस्कल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैनेज करती है। सॉवरेन बोरोइंग इस एंटायर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का क्रिटिकल पार्ट है। ब्लूमबर्ग का इलेक्ट्रॉनिक इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड वर्कफ्लो का जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, उससे ज्यादा हम इसको इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उसके लिए एक्सेस फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन भारत को एक डेलिकेट बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होगा। जो फॉरेन कैपिटल चाहिए बट एक्सेसिव डिपेंडेंस नहीं, ग्लोबल लिक्विडिटी चाहिए बट कंट्रोल्ड जो वॉलेटिलिटी है वो हमें को करनी होगी। लेकिन इंटरनेशनल एक्सेस जो है वो भी हमको चाहिए बट रेगुलेटरी जो सोवरेनिटी है वो भी प्रोटेक्ट करनी होगी। अगर इंडिया ट्रांसपेरेंसी और जो लिक्विडिटी माइक्रो इनफैक्ट कहना चाहिए मैक्रो स्टेबिलिटी और जो प्रेडिक्टेबल रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करता है तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है ग्लोबल पोर्टफोलियो में प्रोमिनेंट जगह बना सकते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि ग्लोबल जो कैपिटल इमोशंस हैं उस पर नहीं चलता, रिस्क और रिटर्न पर चलता है। तो आज इन्वेस्टर जो है वो इंडिया बाय कर रहा है, कल भी करे। इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी होगी। दोस्तों मैं हूं अंबर जैदी और दुनिया ने भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो देखी है, लेकिन भारत की जो इक्विटी स्टोरी है वो भी देखिए। अब ग्लोबल जो फाइनेंस है वो भारत की बॉन्ड स्टोरी को स्क्रीन पर लेकर आ रहा है। तो ये सवाल अब यहाँ पर ये है कि क्या इंडियन बॉन्ड जो है वो ग्लोबल कैपिटल का नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन बनेंगे? और अगर आपको लगता है हाँ, तो भारत की फाइनेंशियल राइज की जो अगली जो कहानी है वो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बॉन्ड मार्केट में लिखा जा सकता है एक नया अध्याय। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।